कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसे कहा जाता है यूनिट। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है या छोटी यूनिट है। इकाई का अर्थ यह नहीं होता कि वो छोटी होती है या फिर उसमें एक होगा। इकाई का अर्थ यह होता है कि उसके अंदर सारी चीजें पर्याप्त हैं चलने के लिए, रहने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए। हाँ, वो अलग की बात है, वो दूसरों से लेती है, लेकिन उसके अंदर वो चीजें पर्याप्त हैं, उसे कहा जाता है यूनिट या इकाई। देखिए, कोशिका को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी खोज किसने की और कैसे ये आज मतलब इतने बड़े मतलब विज्ञान के रूप में आ गया हम लोगों के सामने। तो समझते हैं, कोशिका की जो खोज की थी वो महान वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, और इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, मतलब मरी हुई। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो एक मरी हुई कोशिका दिखी और उन्होंने उसका नाम रख दिया कोशिका। उसके बाद आगे चल करके एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटिनो लुवेनहॉक। इन्होंने, बताया जाता है कि अपने दांत का जब खुरचन निकाले, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें दिखा कि कुछ रेग रहा है, चल रहा है, तो बताया कि जीवित कोशिका है। इस तरीके से मरी कोशिका से जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? एंटिनो लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ये सवाल आता रहता है हमारे आने वाले पेपर में। फिर दोबारा समझते हैं, जो कोशिका का सिद्धांत होता है वो पढ़ाया मतलब जो दिया उनका नाम है स्लाइडन स्वान। स्लाइडन स्वान नामक वैज्ञानिक थे जो कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका को कहा जाता है अंग्रेजी में सेल, लेकिन इसका जो मूल नाम होता है साइटो होता है। इसको जो पढ़ने के लिए जो विज्ञान होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी मतलब पागल होता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर समझते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म में। आपको पता है कि आपके एक बार स्पर्म निकलने में कम से कम बताया जाता है कि 50 करोड़ स्पर्म निकल जाते हैं। हालांकि अलग अलग थ्योरी अलग अलग जगह से दिया गया है। और दूसरी बात, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है? तो जो औरत का अंडाण होता है, औरत में जो अंडाण होता है वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अब समझते हैं कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है। बड़ा का मतलब जैसे कि आप ले लीजिए लुलु मॉल बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन की होती है। अब देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है कोशिका का है और ये जो फिगर है न्यूरॉन का है। दोनों कोशिकाएं हैं लेकिन वो लंबी है और एक गोल आकार में है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका कि हमारे शरीर में लंबी और बड़ी और विश्व में कैसे कौन कौन है। फिर समझते हैं, कोशिका का सबसे स्लो विभाजन मतलब होता ही नहीं है, विभाजन होता ही नहीं हमारे शरीर में। किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो वो ब्रेन में। ब्रेन में न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन फिर ट्यूमर क्यों हो जाता है ये आप आपको आगे चल करके पढ़ाएंगे। समझिए कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, क्योंकि जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जब कोशिका बनती नहीं तो फिर ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। और ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? जब ज्यादा कोशिका बनने लगे तो एक मांस का लच्छा या गुत्था बना लेती है, उसको कहा जाता है ट्यूमर। जैसे कि हमारे शरीर में आप देख लीजिए कि पेट, लीवर ले लीजिए, लीवर में घाव अगर है, लीवर में चोट है तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। उसका कारण यह है कि हमारे लीवर में कोशिकाओं में बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे जल्दी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी कोशिका बन जाती है वो हमारा क्या है? लीवर है। लीवर में हमारी कोशिकाएं बहुत जल्दी बन जाती हैं और इसमें तेज विभाजन होता है। मतलब विभाजन का मतलब है कि एक से दूसरे में टूट जाती है। जैसे कहा जाता है कि पैरामीशियम जो है विभाजन करके पुनर्निर्माण करता है। तो उसी तरीके से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभाजन होने में सबसे ज्यादा जो विभाजन होता है वो लीवर में होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया? तो कोशिका से बनता है, कोशिका से बनता है ऊतक, और ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, या मान लीजिए पूरा शरीर हमारा। समझिए पहले कि कोशिका हमारी जो है, कोशिका के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। झिल्ली चढ़ने का कारण यह होता है कि कोशिका के अंदर जो सामान रखा है कहीं अलग चला ना जाए, उसी को मतलब बटोर के रखने का जो काम करता है वो कोशिका झिल्ली काम करती है, जो प्लाज्मा की बनी होती है। इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ये
पेड़ों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। कहने का मतलब हमारे अंदर भी पाई जाती है और जो पेड़ होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। ये बनी होती है प्लाज्मा से, जिसको कहा जाता है, ये जो बाहर बाहर मतलब अंदर की जो झिल्ली नुमा बनी है, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। फिर बनता है कोशिका भित्त। कोशिका भित्त जो होती है सिर्फ पेड़ों में पाई जाती है। ये किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। जैसे कि हमारा कपड़ा है, ये क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। अब एक बात और समझिए, हम अगर एक कपड़ा खा लें, कागज खा लें, तो क्या पचेगा? नहीं पचेगा। तो सेलुलोज जो होता है ये मानव नहीं पचा सकते, हाँ लेकिन कुछ जानवर पका लेते हैं। जैसे कि आप भैंस ले लीजिए, वो सेलुलोज, चारा जो खाती है वो सेलुलोज ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है कोशिका भित्त पाई जाती है। मतलब जो कर्बी है या फिर जो भी कुछ है घास फूस, उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्त पाई जाती है। लेकिन उनके अंदर सेलुलोज पचाने की क्षमता होती है, लेकिन हमारे अंदर सेलुलोज पचाने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्त में अंतर क्या होता है। हालांकि आगे समझते हैं। और ये आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्त जो होता है आकार प्रदान करता है। जैसे कि हमारे शरीर में रक्षा करने के लिए बाल है, लेकिन जो पेड़ों में रक्षा करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं कोशिका भित्त, जो इसका कार्य होता है। अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका, ये जो कोशिका रही, ये जो मतलब कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर जो मोटी परत चढ़ी हुई है वो कोशिका भित्त है। अब इसके अंदर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का अंग पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसका कार्य होता है ऊर्जा का बनाना। इसको एक नाम से जाना जाता है कि भंडारी। क्या जाना जाता है? भंडारी, जो ऊर्जा को बनाता है। कैसे बनाता है? क्रेब्स चक्र करके कैसे करके? क्रेब्स चक्र करके। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रेब्स चक्र, जिन्होंने मतलब एक खोज किया, जिससे पता चलाया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चैन सर्कल चलती है। जैसे कि एक चैन नहीं घूमकर उसी जगह पर पहुंच जाती है, तो वो क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। जिससे क्या होता है, उनके अंदर 38 एटीपी मिलकर के, कितने मिलकर के? 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में बताया जाता है कि अगर तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो ग्लूकोज पिया करो, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा बनाता है, क्योंकि उसको आसान होता है ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने में। तो क्योंकि आपको पता है कि ना, अगर कुछ भी खा रहे हैं तो उसको हमको पहले ऊर्जा बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? एटीपी क्रेब्स चक्र करके ग्लूकोज बनाता है। तो हमारा ग्लूकोज बनने में आसानी रहती है। तो हम अगर ग्लूकोज पी लेंगे तो हमको ऊर्जा तुरंत मिल जाएगी। जल्दी ऊर्जा मिलने के लिए क्या करना चाहिए? ग्लूकोज पीना चाहिए। हालांकि ये सवाल इस कोशिका से जुड़ा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। अब समझते हैं कि आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होती है उसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो कार्य है भोजन को बनाना और भोजन को सबके परसना। कहने का मतलब है कि ऊर्जा को बनाना किसका कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का कार्य जो करता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कैसे? जैसे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर से जब आती है और कोशिका तक पहुंचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया लेकर के उसमें एक क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी करके 38 एटीपी मिलाकर के एक ग्लूकोज बनाता है। उसका कार्य किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। अब मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे मुंह से सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। शरीर, हाथ पैर तो सिर्फ खड़े हुए हैं कि ये तो आम बात है, लेकिन अब हमारे जुबान को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और हमारे शरीर में तो मान लीजिए बराबर ऊर्जा बटी हुई, तो हमारे जुबान तक ऊर्जा कहाँ कैसे पहुँचेगी? उसके लिए क्या करना होगा? वो जो काम करेगा ऊर्जा को पैर से ला करके जुबान तक लाने का कार्यकर्ता कौन है? गाल्जी बॉडी। इसकी जो खोज किए थे गाल्जी बॉडी की, वो कैमिलो गाल्जी ने किया था। अब समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम लखनऊ से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो लखनऊ से दिल्ली किसके द्वारा जाएंगे? परिवहन के द्वारा जाएंगे ना। तो जो परिवहन कार्य करने का जो कार्य करते हैं वो गाल्जी बॉडी करते हैं। इनको खोज जिन्होंने किया उनका नाम था कैमिलो गाल्जी, और इनका जो मेन कार्य होता है, इनका कार्य होता है परिवहन करना। हमारे पैरों से ऊर्जा को ला करके हमारे जुबान को देना, जिससे हम बराबर बोल सके। अगर ना दे तो क्या हो? हमारी जुबान एकदम शांत हो जाएगी। इसी का कार्य होता है परिवहन करना। अब दोबारा समझते हैं कि हमारे शरीर में कितना पानी है? 65%, 65 से 70% बताया जाता है। अच्छा, क्या वो कहाँ रहता है? वो जो सारा पानी जो माना जाता है जल है, वो कहाँ है? हमारे शरीर में ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक होता है रसधानी। क्या होता है? रसधानी। रसधानी के अंदर पाया जाता है जल।
क्योंकि पेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर पानी आ जाएगा, फिर सारा पानी कहाँ रहेगा? वो सारा जल जो होता है वो रहता है रसधानी में। उसके बाद पाया जाता है तारककाय। उसके बाद पाया जाता है तारककाय। तारककाय का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। विभाजन का अर्थ ये नहीं होता है कि तोड़ देता है, विभाजन का अर्थ होता है कि पुनर्निर्माण कर देता है। मान लीजिए कि जब किसी चीज का ऐसा तोड़ा जाए कि 1 से 2 बन जाए तो उसको कहा जाता है पुनर्निर्माण। तोड़ना नहीं कहा जाता, लेकिन विभाजन ही माना जाएगा। तो कोशिका का जो विभाजन करता है वो तारककाय करता है, जिसको जाना जाता है सेंट्रोसोम नाम से। किस नाम से? सेंट्रोसोम नाम से जाना जाता है, जिसको तारककाय भी कहते हैं। फिर समझते हैं सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है? वो लीवर में होता है। लीवर में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन होता है, जिसे लीवर कैंसर या लीवर ट्यूमर हो जाता है। लेकिन ब्रेन में विभाजन होता ही नहीं है। अच्छा, फिर ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है? जबकि हमारे शरीर में जो ब्रेन है उसमें 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। लेकिन एक ग्लियल सेल होती है जो 10% ब्रेन में पाई जाती है, जिसमें विभाजन हो जाता है। उसी के कारण हमारे ब्रेन में कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर समझते हैं अंतःप्रदेश जालिका। ये जो होती है, इनका जो कार्य होता है, ये कार्य करती हैं प्रोटीन का निर्माण करने का। और कैसे? इनके 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है चिकना और एक होता है खुरदरा। कैसा होता है? एक होता है चिकना और एक होता है खुरदरा। तो जो चिकना होता है उसको कहते हैं स्मूथ। क्या कहते हैं? स्मूथ। जो किसका निर्माण करती है? वसा का निर्माण करती है। स्मूथ का मतलब चिकना होता है, और चिकना कब होगा? जहाँ पे तेल लगा होगा। आपको तो ये पता ही होगा। तो जहाँ पे तेल मतलब जहाँ पे वसा का निर्माण होता है वो होता है स्मूथ, और जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है वो होता है खुरदरा। लेकिन ये करती नहीं। अगर प्रोटीन का जो निर्माण करने वाला है वो करता है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम लिखा हुआ है, राइबोसोम हमारे प्रोटीन का निर्माण करता है। हालांकि वसा का जो निर्माण करता है वो करता है ये, जिसको कहा जाता है स्मूथ एरिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, और जो वसा का निर्माण होता है कहाँ होता है। वो होता है अंतःप्रदेश जालिका में।